शादी समारोह में मिली बचपन की महिला मित्र। कहानी का अगला भाग। पिछली कहानी में आपने पढ़ा था कि मेरी बचपन की महिला मित्र मुझे शादी समारोह में मिली थी, जो अपने पति से नाखुश लग रही थी। मुझे उसने अपने घर पर बुलाई थी। अब आगे काम में लगे रहने के कारण सरिता के संबंध में भूल गया। पत्नी को यह तो बताया कि शादी में मैं अपनी बचपन की दोस्त से मिला था, लेकिन उसके बाद सरिता मेरे दिमाग से उतर गई। एक रविवार को किसी का फोन आया तो पत्नी ने उठाया और मेरा नाम सुनकर फोन मुझे दे दिया। फोन पर दूसरी तरफ की आवाज सुनकर पता चला कि सरिता है। मैंने पूछा कि कैसी है, तो वो बोली कि जैसी पहले थी वैसी ही हूं। मैंने पूछा कि आज कैसे याद किया, तो वो बोली कि देखना चाहती थी कि नंबर सही है या नहीं। मैंने कहा कि ये क्या बात हुई, तो वो हंसकर बोली कि तुम इतने व्यस्त आदमी हो, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। मैंने कहा कि अपनों के लिए व्यस्त नहीं हूं। वो बोली कि एक टूर पर वो कुछ दिनों के लिए मेरे शहर में आ रही है। अगर कोई परेशानी ना हो तो वो मेरे घर आना चाहती है। मैंने ये सुनकर कहा कि परेशानी कैसी, ये तो बढ़िया खबर है। वो कभी भी आ सकती है, अगर कहे तो मैं उसे लेने के लिए किसी को भेज देता हूं। तो वो बोली कि नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी, तुम मुझे पता बता दो। मैंने उसे पता बता दिया। वो बोली कि शाम को ही आ पाऊंगी। मैंने कहा कि ये सही रहेगा, मैं भी तब तक घर आ जाऊंगा। उसने पूछा कि अपने ऑफिस का नंबर दे दो, हो सका तो आने से पहले तुम्हें फोन कर दूंगी। मैंने कहा कि ऑफिस में फोन करने का फायदा नहीं है, वो घर पर फोन कर दे, मुझे पता चल जाएगा। इसके बाद फोन कट गया। कुछ दिनों के बाद एक दिन ऑफिस के फोन पर घर से पत्नी का फोन आया कि तुम्हारी दोस्त आज शाम को घर आ रही है, इसलिए जल्दी आ जाना। मैंने कहा कि शाम को एक मीटिंग है, उसे करके ही आ पाऊंगा, तब तक तुम ही मेजबानी करना। वो बोली कि दोस्त तुम्हारी और मेजबान, मैं ये तो कुछ जम नहीं रहा है। मैंने कहा कि मैडम काम भी जरूरी है। ये कहकर मैंने फोन काट दिया। शाम की मीटिंग कैंसिल हो गई। इस कारण से मैं ऑफिस से जल्दी निकल गया। घर पहुंचा तो देखा कि सरिता आई हुई थी। पत्नी उसकी आव भगत कर रही थी। मुझे देखकर पत्नी बोली कि अपनी दोस्त से मिलने के लिए तो साहब आज जल्दी आ गए। मैंने कहा कि मीटिंग कैंसिल हो गई थी, इसलिए जल्दी निकल पाया। सरिता से पूछा कि आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई, तो वो बोली कि नहीं, तुमने पता सही तरह से बताया था। मेरी पत्नी हंसकर बोली कि भूगोल के विद्यार्थी होने का कुछ तो फायदा होना चाहिए। हम सब लोग मिलकर चाय नाश्ता करने लगे। सरिता रात का खाना खाने के बाद जब चलने लगी तो पत्नी बोली कि आप रात को यही रुक जाए, तो वो बोली कि होटल पहुंचना जरूरी है, नहीं तो सब लोग चिंता करेंगे। पत्नी ने कहा कि आप चिंता ना करें, ये आपको होटल तक छोड़ देंगे। मैंने कहा कि रात हो गई है, मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूं। ये कहकर मैं उसके साथ बाहर आ गया। कार निकालकर उसे लेकर जब होटल के लिए चला तो रास्ते में वो बोली कि तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें इतनी बढ़िया पत्नी मिली है, ये जानने के बावजूद कि मैं तुम्हारी दोस्त हूं। उसने मेरा बढ़िया स्वागत किया। मैंने कहा कि तुम बचपन की दोस्त हो, अभी की दोस्त होती तो कुछ अलग होता। वो मुझे देखकर बोली कि अभी कोई दोस्त नहीं है। मैंने ना में सर हिलाया तो वो बोली कि बचपन वाली को ही अभी की बना लो। मैंने उसकी तरफ गर्दन घुमाई तो उसकी आंखों में याचना थी। मैंने कहा कि तुम तो दोस्त हो ही। वो बोली कि मजाक कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, अगर दोस्त नहीं मानता तो उस दिन तुम्हारे घर नहीं जाता और आज अपने घर नहीं बुलाता, और कैसे बताओ कि तुम मेरी क्या हो। उसने मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। होटल तक हम दोनों चुप रहे। उसे होटल में छोड़कर मैं वापस चलने लगा तो मैंने पूछा कि कब तक हो, तो वो बोली कि 2 दिन बाद चली जाऊंगी। मैंने कहा कि जाने से पहले आना, तो वो बोली कि मैं तो नहीं आ पाऊंगी, तुम हो सके तो जरूर आना, पत्नी को साथ लेकर। मैंने कहा कि वायदा नहीं करता, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा। ये कहकर मैं वापस घर के लिए चल दिया। घर आकर पत्नी को बताया तो वो बोली कि सरिता बड़ी अकेली सी लग रही थी। तुम्हें कुछ पता है? मैंने कहा कि ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन कोई बच्चा नहीं है, पति व्यापार के सिलसिले में
अक्सर बाहर ही रहता है, इसीलिए अकेलेपन की शिकार है। वो बोली कि उसके जाने से पहले उससे मिलने जरूर चलेंगे। सरिता के जाने से पहली रात को हम दोनों उससे मिलने उसके होटल पहुंचे और उसे साथ लेकर बाहर खाना खाने गए। हम तीनों ने बढ़िया समय साथ बिताया और एक दूसरे के बारे में जाना। फिर उसे होटल छोड़कर हम दोनों वापस घर आ गए। हमारे लिए किसी को खाने पर ले जाना सामान्य बात थी। महीने में 1-2 बार किसी ना किसी को खाने पर ले जाना ही पड़ता था। हम दोनों तो ये बात भूल भी गए, लेकिन इस बात कर सरिता पर गहरा असर पड़ा। उसकी पत्नी से मित्रता हो गई और वह दोनों एक दूसरे से अक्सर फोन पर बातें करने लगी। मैं इस बात से अनजान था। समय बीतता रहा। एक दिन सुबह पत्नी ने कहा कि आज सरिता आ रही है, उसे लेने जाना है। अगर तुम्हारे पास समय है तो तुम उसे ले आओ, नहीं तो किसी को भेज दो। मैंने अचरज से पूछा कि तुम्हें कैसे पता, तो वो बोली कि मेरी उससे बात होती रहती है, वो हमारे यहां ही आ रही है। मैंने कहा कि मैं तो नहीं जा पाऊंगा, तुम ड्राइवर के साथ चली जाना। उसने पूछा कि तुम कैसे जाओगे? मैंने कहा कि मैं ऑफिस जाने के बाद गाड़ी वापस भेज दूंगा, तुम जाकर उसे ले आना। उसे मेरी बात समझ आ गई। मैं ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस जाकर गाड़ी लेकर ड्राइवर को वापस भेज दिया। पत्नी जाकर सरिता को स्टेशन में घर ले आई। शाम को जब मैं घर आया तो सरिता मुझे देखकर बोली कि तुम तो किसी को लेने भी नहीं आ सकते। मैंने कहा कि मैं बहुत बिजी रहता हूं, इसको इस बात की आदत है, ये मेरे बिना ही सब काम करती रहती है। क्या करूं, समय तो 24 घंटे नहीं है। काम को देखना जरूरी है, उसमें लापरवाही नहीं कर सकते। मेरी बात सुनकर पत्नी बोली कि मुझे तो अब आदत पड़ गई है। सरिता के साथ आज पहली बार हुआ है, सो उसे अजीब लग रहा है। मैंने कहा कि बड़े शहर में ये बहुत बड़ी परेशानी है, आने जाने में काफी समय व्यर्थ हो जाता है। तब जाकर सरिता को कुछ चैन पड़ा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक सरिता क्यों आई है, लेकिन कारण पूछने की हिम्मत नहीं पड़ी। रात को खाना खाते समय पत्नी ने कहा कि अपने डॉक्टर दोस्त से कल का समय ले दो, सरिता को उसे दिखाने जाना है। तब मुझे कुछ कुछ समझ सा आने लगा, लेकिन मैंने अनजान बनकर पूछा कि क्या बात है, तो पत्नी ने जवाब दिया है कि इसे कुछ चेकअप करवाना है। तो मैंने कहा कि इनके दोस्त का क्लिनिक है, वही चेक करवा लेते हैं। अब मुझे सब समझ आ गया। सरिता अपना चेकअप करवाने आई थी कि उसमें कोई खराबी तो नहीं है, क्योंकि वो मां नहीं बन पा रही थी। मैंने कहा कि सुबह फोन कर दूंगा। इसके बाद इस विषय पर कोई बात नहीं हुई। रात को सोते समय पत्नी ने मुझे बताया कि सरिता बच्चा न होने से बहुत परेशान है, पति कुछ करते नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि यहां आ जा, मैं चेकअप करवा देती हूं। अगर कोई खराबी होगी तो पता चल जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा, नहीं तो उस छोटे से शहर में कोई बात छुप नहीं सकती है। मैंने कहा कि तुमने सही किया, यहां तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैंने पत्नी से पूछा कि तुम अकेली चली जाओगी या मैं भी चलूं, तो वो बोली कि तुम चलोगे तो सही रहेगा, वो तुम्हारे दोस्त हैं, उनसे सही बात कर पाओगे, मैं ज्यादा कुछ पूछ नहीं पाऊंगी। मैंने कहा कि सुबह मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। ये कहकर मैं सो गया। सुबह नाश्ता करते समय मैंने अपने दोस्त को फोन किया तो वो बोला कि कभी भी आ जा, इसी बहाने तेरे से मिलना हो जाएगा। हम तीनों डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचे तो हमें इंतजार नहीं करना पड़ा, जाते ही हमारा नंबर आ गया। मैंने उसके सामने सारी बात बता दी। वो बोला कि चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ टेस्ट कर लेते हैं, पता चल जाएगा कि इनके साथ कोई समस्या तो नहीं है। नर्स सरिता को लेकर अंदर चली गई, पत्नी भी उनके साथ ही अंदर चली गई। मैं अपने दोस्त के साथ अकेला रह गया। वो बोला कि कोई खास ही होगी तभी तुम साथ आए हो। मैंने उसे बताया कि पत्नी की सहेली है और मेरी भी परिचित है, बहुत परेशान है, पति कोई बात सुनता नहीं है, किसी को दिखाता नहीं है। वो बोला कि देखते हैं, आजकल ये समस्या बहुतों के साथ आ रही है, भागदौड़ की जिंदगी के कारण अपने लिए समय ही नहीं निकाल पा रहे हैं। तू बता, हफ्ते में कितनी बार प्यार करता है? उसकी इस बात पर मैं हंस दिया। वो बोला कि तेरी हंसी ही जवाब है, सब चीजें अपने से अधिक जरूरी हो गई है, चैन खो गया है। मैंने उससे पूछा कि रिपोर्ट कब तक आएगी, तो वो बोला कि कल तक आ जाएगी।
इतनी देर में ही सरिता और पत्नी अंदर से वापस आ गई। हम तीनों डॉक्टर को नमस्ते करके क्लिनिक से बाहर आ गए। बाहर आकर मैंने पत्नी से पूछा कि इसे कहीं घुमा लाओ, मुझे ऑफिस छोड़कर कहीं चली जाऊं, मैं तुम लोगों से बाद में मिलता हूं। तो उसे ये आइडिया अच्छा लगा। वो बोली कि हम दोनों शॉपिंग करने जा रहे हैं, तुम वहीं पर आ जाना, फिर खाना खाकर घर चले गए। मुझे ऑफिस छोड़कर दोनों शॉपिंग करने चली गई। मैं ऑफिस में काम निपटा कर शाम को दोनों से जा मिला। हम तीनों ने खाना खाया और फिर घर के लिए चल दिए। घर आकर सरिता ने पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा है। मैंने उसे बताया कि कुछ खास नहीं कहा है, कल शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद उससे बात करूंगा। तुम अभी 2-3 दिन यही रुको, पूरा चेक करा कर ही जाना, अगर किसी और को दिखाना होगा तो उसे भी दिखा लेंगे। वो कुछ नहीं बोली। सरिता ने पूछा कि वहां तो इतनी भीड़ थी, फिर भी हमारा नंबर जल्दी कैसे आ गया। पत्नी ने उसे बताया कि डॉक्टर इनका दोस्त है, ये तो वहां चाय पानी पी रहे थे। इंतजार करने का तो मतलब ही नहीं है, इस डॉक्टर के पास तो 2-3 दिन से पहले समय नहीं मिलता है। शहर का सबसे बढ़िया डॉक्टर है, अगर किसी और को भी दिखाना होगा तो वो स्वयं ही बता देंगे। सुबह ऑफिस जाते समय पत्नी बोली कि इसे आज अपने साथ ले जाओ, अपना ऑफिस दिखाओ, इसे भी तो पता चले कि इसके बचपन का दोस्त आज कहां पर पहुंच गया है। मैंने कहा कि ये वहां बोर हो जाएगी, तो सरिता बोली कि इसमें तो मेरी मास्टरी है, तुम चिंता मत करो। ये सुनकर मैं चुप हो गया और उसे साथ लेकर ऑफिस के लिए निकल गया। 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम मेरे ऑफिस पहुंचे। ऑफिस पहुंचकर सरिता बोली कि रोज इतना सफर करते हो। मैंने उसे बताया कि आज तो भीड़ कम थी, नहीं तो किसी दिन तो 2 घंटे भी लग जाते हैं। उसके मुंह पर हैरत के भाव थे। ऑफिस देखकर वो खुश थी। मैं उसे बिठाकर मीटिंग में चला गया। पीछे से वो चाय काफी वगैरह पीती रही। जब मैं लौटा तो वो बोली कि ऐसा जीवन है तुम्हारा, उस दिन तो तुमने कुछ पता ही नहीं चलने दिया, बस में बैठ कर गए, रात वही काटी, फिर मेरे यहां नहाने चले आए। मुझे पता ही नहीं चला कि तुम इतने सीधे सरल हो, अपने बारे में कुछ पता ही नहीं चलने दिया। मैंने उसे कहा कि मैं वहां एक मेहमान था, सब अपने थे, उनके बीच क्या भाव खाना। मैं पहले भी ऐसा था, अभी भी ऐसा ही हूं। मैंने उससे पूछा कि कुछ खाना है, तो वो बोली नहीं, अभी तो नहीं खाना, दोपहर को देखेंगे। फिर मैं उसे लेकर अपना ऑफिस दिखाने चल दिया। उसे सारा ऑफिस दिखाया। वो उसे देखकर हैरान सी थी। उसने पूछा कि तुम लोग करते क्या हो। मैंने उसे बताया कि हम बैक ऑफिस चलाते हैं, यहां से बाहर की कंपनियों का काम करते हैं। उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने कुछ पूछा नहीं। दोपहर हो रही थी, मैं उसे लेकर खाने के लिए चल दिया। रास्ते में पूछा कि क्या खाना है, तो उसने कहा कि साउथ इंडियन खाना है। हम एक प्रसिद्ध साउथ इंडियन दुकान पर पहुंच गए। उसका खाना बहुत बढ़िया था। वहां खाना खाकर जब हम दोनों ऐसे ही बाजार में घूम रहे थे, तो मैंने पूछा कि सरिता, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारे पति का व्यवहार कुछ समझ नहीं आ रहा है। काम हम भी करते हैं, परिवार के लिए ही इतनी मेहनत करते हैं, अगर परिवार ही खुश नहीं है तो ऐसे पैसे का क्या फायदा। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर चुप रही। मुझे लगा कि शायद उसे बुरा ना लग गया हो। कुछ देर बाद बोली कि मेरी जिंदगी बेकार है, उन्हें मेरे में कोई दिलचस्पी है। यहां तो मैं तुम्हारी पत्नी के जोर देने पर आई हूं, नहीं तो मुझे पता है कि जब प्यार ही नहीं करेंगे तो कुछ कहां से होगा। तुम्हारी पत्नी को सब नहीं बता सकती थी, तुम्हें बता रही हूं, वो मेरे साथ रिश्ता ही नहीं बनाते या रिश्ता बनाने लायक नहीं है। मैं कुछ कह नहीं सकती, समाज के डर से निभा रही हूं, समझ नहीं आता क्या करूं। कभी लगता है कि मर जाऊं, जीने का कोई उद्देश्य नहीं दिखाई देता। उसकी बात सुनकर मुझे डर सा लगा और मैंने उसे आश्वस्त करने के लिए उसका हाथ पकड़कर दबाया। उसने भी अपने हाथ से मेरा हाथ कसकर दबा लिया। हम काफी देर तक ऐसे ही घूमते रहे। वो बोली कि कल देखते हैं रिपोर्ट में क्या आता है, लेकिन ये बात तुम अपनी पत्नी को नहीं बताना। मैंने तो तुम्हें अपना समझकर बताई है, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, उसी दोस्ती का वास्ता। मैंने उसके हाथ को दूसरे हाथ से कसकर दबाकर कहा कि मुझ पर विश्वास करें। वो चुप रही।
मैंने उससे कहा कि ऑफिस में कुछ काम करके थोड़ी देर में घर चलते हैं। तुम तब तक अखबार पढ़ो या कहो तो टीवी पर कुछ देख लेना। वो हंसकर बोली कि तुम्हें देखकर मेरा टाइम कट जाएगा। मैं यही देखती रहूंगी कि मेरे साथ बचपन में घर घर खेलने वाला अब कितना बदल गया है। मैंने उसे देखकर कहा कि वह भी तो कितनी बदल गई है। वो बोली, बताऊं कहां से बदल गई हूं। मैंने कहा कि जब तुम बदल रही थी तब तुम्हें देख ही नहीं पाया, नहीं तो बता देता। मेरी बात सुनकर वो बोली कि बातें बनाना अभी तक नहीं छोड़ा है। फिर उसने पूछा कि तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आई। मैंने उसे बताया कि वहां से वापस आने के बाद मेरा बचपन खत्म हो गया। मैं एकदम बड़ा हो गया, मां के साथ परिवार की देखभाल करने वाला बन गया। कब जवान हुआ पता ही नहीं चला। पढ़ने के बाद नौकरी करने लगा। उसके बाद ये काम शुरू कर दिया। अपने लिए सोचने का समय ही नहीं मिला। तुम्हें देखकर आज लगा कि मेरा भी कोई था, मैं भी किसी को अच्छा लगता था। सब भूल गया था, आज सब याद आ गया है, लेकिन अब उसे याद करने का कोई फायदा नहीं है। गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता। तुम्हारे बारे में सुनकर बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता। मेरी बात सुनकर वो बोली कि तुम बिल्कुल नहीं बदले, अंदर से अभी भी वैसे ही हो जैसे तब थे। ऐसे ही बातें करते हुए हम ऑफिस वापस आ गए। मैं काम में लग गया और वो टीवी देखती रही। शाम को जब हम घर के लिए निकले तो वो बोली कि तुम्हारा ये रोज का रूटीन है। मैंने कहा, यही रोज का रूटीन है। कभी कभी तो खाना खाने को भी नहीं मिलता है। 7 बजे खाना खा पाता हूं। कठिन जीवन है, लेकिन कोई और चारा भी तो नहीं है। मेरी बात सुनकर सरिता बोली कि मैं तो सोचती थी कि मेरी ही जिंदगी ही खराब है, लेकिन यहां तो हर कोई परेशान है। तुम इतना सब होने के बाद भी संतुष्ट नहीं हो। मैंने कहा कि संतुष्टि के बारे में तो नहीं पता, लेकिन जो है उसे बनाए रखना ही बहुत कठिन है। सारा समय उसी में चला जाता है। दूसरे दिन डॉक्टर के यहां गए तो उसने बताया कि रिपोर्ट तो सब सही है, कोई खराबी नहीं है। कुछ दवाएं लिख देता हूं, इनके खाने से शरीर को कुछ आराम मिलेगा। कभी कभी शरीर थका होने के कारण कुछ करता नहीं है। जब शरीर को आराम मिलता है तो वो अपना काम फिर से करना शुरू कर देता है। हो सके तो इनके पति का भी चेकअप करवा लो, सारी स्थिति पता चल जाएगी। रिपोर्ट लेकर हम वापस घर आ गए। घर आकर बैठे ही थे कि पत्नी के किसी रिश्तेदार का फोन आ गया तो पत्नी बोली कि उसे उनसे मिलने जाना है। मैंने कहा कि मैं चलूं तो वो बोली कि नहीं, मैं ड्राइवर को ले जा रही हूं, तुम घर पर ही रहो। ये कहकर वो कपड़े बदलने चली गई, फिर बाहर चली गई। सरिता बोली कि मैं कपड़े बदल कर आती हूं। मैं कुछ काम देखने लग गया। आज ऑफिस नहीं जाना था, सो सोचा कुछ आराम कर लेता हूं। यही सोचकर बेडरूम में जाने की सोच रहा था कि सरिता कपड़े बदल कर आ गई। मुझे देखकर बोली कि मुझे देखकर बताओ, मेरे में कोई कमी है? मैंने उसे देखा और कहा कि सुंदर हो, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो बोली कि मेरे पति को ये क्यों नहीं दिखाई देता? उसने मुझसे कहा, इसके लिए मैं भला क्या करूं? मैं चुप रहा, मैं कुछ कहने लायक नहीं था। मैंने उसे हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया और कहा कि हर समस्या का निदान है। अगर शादी नहीं चल रही है तो तुम दोनों अलग क्यों नहीं हो जाते? वो बोली कि एक बार कहा था तो वो बोले कि ये नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो कोई एक ही बचेगा। ये सुनकर मैं डर गई। मैंने कहा कि कोई और संबंध तो नहीं है। वो बोली कि कमजोर है, रिश्ता बनाने में असमर्थ है, इलाज करवाना नहीं चाहते। कैसे समझाओ? मैं ही जलती रहती हूं, लोगों के ताने सुनती रहती हूं। बताऊं क्या करूं? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मुझे चुप देखकर वो बोली कि तुमसे कुछ मांगो तो तुम दोगे? मैंने उसे देखा तो वो बोली कि मैं अपनी हद पार कर रही हूं, लेकिन तुम्हारे सामने जाने क्यों मेरी शर्म खत्म हो गई है, इसलिए इतना बोल पा रही हूं। मैंने कहा कि जो मांगना चाहती हो वो गलत है, उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, पता नहीं क्या हो। वो बोली कि बिना मेरे मांगे तुम्हें कैसे पता? मैं बोला कि बताऊं गलत कह रहा हूं। इतनी बातों के बाद कुछ तो मुझे भी समझ आता है। बोलो क्या मांग रही थी? वो चुप रही, फिर बोली कि जब तुमने पहले ही मना कर दिया है तो अब क्या मांगू? मैंने उसका हाथ पकड़कर अपने पास खिंचा और कहा कि अब बोलो भी,
क्या बात है। वो बोली कि मुझे संतान सुख दे दो, मैं अपना जीवन उसके सहारे बिता लूंगी। ये भी कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि ये काम वो नहीं कर सकते। ये कहकर वो रोने लगी। मुझे लगा कि मैं किस बात में फंस गया हूं। नैतिकता अनैतिकता का द्वंद्व मेरे मन में चल रहा था। फिर सोचा कि अगर ऐसे इसके जीवन में खुशी आती है तो आने दो, कहानी जारी रहेगी।